यहाँ शुरू से लिपि पर पढ़ा दिया गया था, अक्षर बता दिया गया था, बता दिया गया था ना। आए बताओ तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, पहले वाला रिविजन कर लो, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन बता पा रही है। ठीक है, बताओ तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। कितने, 25। क से लेके कहाँ तक, म तक, क से लेके म तक, यानी कि 25 होता है। बताओ तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 गो। ऊष्मा व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। अरे अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आएगा, ठीक। ऊष्मा व्यंजन में तलाबी स, मुदानी स, दंती स और ह आएगा, ठीक है। 4 गो होता है ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन में वैसे पढ़ा दे, पहले वाला पढ़ते हो जिससे क्या हो जाएगा, तलाबी स, मुधानी स, दंती स और ह आएगा, ठीक। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, ठीक, वह आएगा, ठीक है। यही ना हो गया अंतस्थ। तो ऊष्मा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन समझ में आ गया ना। हिंदी के अपने वर्ण कितने हैं बताओ, हिंदी के अपने वर्ण कितने हैं, 2। ड और ढ होता है। कुल वर्णमाला, कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन हिंदी के अपने वर्ण पूछेगा तो कब होगा, 2। ड और ढ। आयोगवाह की संख्या कितनी है बोलो, सब पढ़ लिया है। आयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। आयोगवाह की संख्या 2। अंग और अ, समझ में ना, अंग और अ, कोई दिक्कत है। यहाँ तक पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते कि स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, स्वर वर्ण एक कहीं के 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण में स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में, 3 भागों में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आएगा, अ आएगा, हर्षई आएगा, हर्षऊ आएगा, यही ना आएगा। यानी कि ह्रस्व स्वर उसको कहेंगे जिसके उच्चारण में माने कम समय लगे, क्या होके, कम समय लगे, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व। पढ़ के आई है घर से ना, तुम लोग विद्वान हो गई है ना सब, कहाँ है बताए। चलो अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, हाँ, टोटल वर्णों की संख्या, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण। टोटल वर्ण जो है 52 गो है, 52 टोटल हम गिनवा के तुम लोगों को दिखा दिए थे, ठीक ना। कौन कना की संख्या कितनी होती है, समझ में ना। वर्णों का उच्चारण देखेंगे तो वर्णों का उच्चारण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। कौन कौन से, कंठ से होगा, तालु से होगा, मूर्धा से होगा, दंत से होगा, ओष्ठ से होगा, अनुनासिक होगा। जैसे हम इधर देखते हैं थोड़ा नक्शा में, हो गया ना। तो हई हो गया, एक में समझोगे, ऊपरा वाला ओठ हो गया, नीचो वाला ओठ हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मुंह के अंदर देखेंगे तो नीचो वाला कहलाएगा तालु और ऊपरा वाला क्या कहलाएगा, मूर्धा। समझ ना, मूर्धा में होता है जीभ से मुड़ जाता है, समझ में रहा है, जीभ का होता है ऐसे मुड़ जाता है, तो मूर्धा वाला ऊपरा हो जाए। नाक तो समझ में अबे करता है, नाक, ओठ, दांत, समझ में आता है ना। ये तो अपने से देख सकते हैं, नाक कौन है, मुंह कौन है, ओठ कौन हो जाएगा। और कंठ यहाँ पर ना है तो कंठ यहाँ पर जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। तो वर्णों का उच्चारण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। कौन कौन, माने वर्णों का उच्चारण स्थान कितने हैं, 6। पहला होगा कंठ से, होगा कंठ से भी आवाज निकलता है ना, तो कंठ हो गया, तालु हो गया, अब मूर्धा हो गया। ऊपर वाला मूर्धा का लगेगा, नीचे वाला तालु। तो तालु, मूर्धा, हो गया नाक, दांत हो गया माने 6 प्रकार से हो गया ना। ये 6 माने 6 स्थान होता है। अब बताओ जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होगा, कंठ से, उसे हम क्या कहेंगे, कंठ्य वर्ण कहेंगे।
क्या कहेंगे? कंठ्य वर्ण में कौन कौन आएगा? क वर्ग आएगा, यानी कि क वर्ग लिख सकते हैं, क ख ग घ। अंग नहीं लेंगे, क वर्ग में अंग भी आ जाता है लेकिन अंग नहीं लेंगे, क्योंकि पांचवा अक्षर को छोड़ देना है। पांचवा अक्षर अनुनासिक हो जाता है, नाक से उसका आवाज निकलता है। समझ में रहा ना? अब जो है तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण का मतलब जिस वर्ण का उच्चारण तालु से हो। किससे हो? तालु से। उसे हम क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। च छ ज झ पढ़ोगे ना तो सब तालु से आवाज निकलेगा, च छ ज झ। है बिना चलल नीचवा वाला तुमको च छ ज नहीं पढ़ पाओगे। भला रोक के चल पढ़ दो तो पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। तो क्या हो जाएगा? तालव्य वर्ण हो जाएगा, यानी जिस वर्ण का उच्चारण किससे होगा? तालु से, उसे हम क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। समझ में ना? इसके अलावा च वर्ग के मतलब समझ एक का य आएगा का? य नहीं आएगा, एक पांचवा वर्ग नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा हर्षई भी आएगा, दीर्घई भी आएगा, य आएगा और तलावी स आएगा। तलावी स ना है, कोनो कोनो ऐसा होता है कि तलावी स मुधन से नहीं बुझाते अंतर। हाय होगा पहले, तलावी स होगा, ठीक है ना? एकरा में बताओ हाय वर्ण याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन तालव्य वर्ण है। तो तालव्य वर्ण में पता रहेगा तबे ना तालव्य वर्ण मारे का। परिभाषा थोड़े पूछेगा वहां पर कि तालव्य वर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा नहीं पूछेगा। पूछेगा किस में से? निम्नलिखित में से कौन तालव्य वर्ण माने वर्ण है। तो चौथा जोड़ा में कौन दे देगा, चाहे कौन एक में से कोनो एगो दे देगा, तो याद रहेगा तबे ना मराएगा। अब मूर्धन्य वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से ऊपर वाला से, देखना एकरा में ट वर्ग आएगा, ट आएगा। तो ट वर्ग जो है में ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है। तो जिस वर्ण का उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। समझ में रहे? अरे मूर्धा समझ में ना? इसके अलावा र और क्या है? मूर्धन्य स न है, इसके अलावा री है। अच्छा, ट पढ़ोगे ना तो ट देखो जी वही से मूड जरा होगा, पढ़ के देखना, ट ठ ड ढ, अड़ नहीं आएगा। अच्छा, री री में देखो जी वैसे सब मुड़ रहा है। अच्छा, नहीं भी याद रहेगा तो पढ़, ये तो पता रहेगा ना मूर्धा कौन है, ओठ कौन है, कंठ कौन है, नाक कौन है, पता है ना? अगर मान लो आ जाएगा ठ, कहेगा निम्नलिखित में इसका उच्चारण स्थान बोले, उच्चारण स्थान, तो ठ पढ़ के देखना, ठ यानी जीभ सट जा रहा है, एक मूर्धन सट रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण। क्या हो जाएगा? तो कोशिश करना है कि इसको प्रैक्टिकल भी करके देखना है। अब मान लो क ख कहेगा तो क सीधे कंठे भी से आ रहा है, अरे है क ख ग घ, अरे है बिना मुंह चलैले कह पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता ना? समझ में रहे? अब देखो दंत्य वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण दांत से हो उसे हम क्या कहेंगे? दंत्य वर्ण। त वर्ग एक में ल और क्या आएगा? दांती स। तो ल और दांती स देखना है, तलावी स मूर्धन्य स वाला नहीं, कौन सा? दांती स, ठीक ना? तो एक में दांत, बिना दांत से तो नहीं पढ़ाएगा। तो सीधे देखना जीभ किसको ढक रहा है? दांत को ढक रहा है। तो ढक रहा है, थ पढ़ के देखो, द हो रहा है, यानी कि सीधे दांत से हो रहा है। तो जिस वर्ण का उच्चारण किससे हो? दांत से हो, उसे हम क्या कहेंगे? दंत्य वर्ण। समझ में ना? एक में कौन रहेगा? ल और याद है? लसा, लसा मसा याद रहता ना? हाँ, तो लसा, ठीक है। तो त वर्ग होगा, एक में और क्या होगा? लस, ल और स। ओष्ठ्य वर्ण में देखो, जिस वर्ण का उच्चारण ओठ से हो उसे हम क्या कहेंगे? ओष्ठ्य वर्ण। अब एक में प वर्ग आएगा, हर्षौ और दुर्गौ आएगा। बिना ओठ चलैले पफ वह नहीं पढ़ाने वाला है, बिना ओठ चलैले पफ पढ़ाएगा? काहे नहीं घरे सोई चुपचाप, या तो घरे नींद मारो, ना तो आई है तो पढ़ने तो पढ़ो। तुम्हारा दोनों काम नहीं होगा, ना नींद मारी घरे ना आके पढ़ी। घरे आराम से नींद टूटता है, बस जो खाजा पता सलाई होगी, लड़की साथ में गई थी तो अकड़ो बकड़ो मिला होगा, वो खाओ। कहो अकड़ो बकड़ो मिला होगा, चाहे अथुया लड़का का शादी रहता है, तिलक उलक रहता है, तो पहले तिलक में तो मिलबे करेगा मिठाई। अच्छा, ब्याह होगा तो खाजा बतासा मिलेगा, ये सब ना खाना है।
तो कोनो एगो काम करो, सोचे कि पढ़ियो ये भंगवा रही है। अरे सब के तो हम देखना मुंह छिला जाए खचे बता से कची तो अकड़ो बकड़ो होता है ना ऐसा तो। अब कितनों होगा लड़की के शादी में मिठाई तो बचबे करेगा, नहीं तो हर की विदाई होता है मिठाई उठाई दे की होता है, बुनिया बुढ़ी बचा रहेगा। लवी ना की है देखो हम जानते और नहीं तो अरबी को मिलता है दुनिया पूरी ना, औरत को मिलता है। आदमी ढोबे नहीं करेगा, दे दो भाग ना कहीं रहेगा हो, लेकिन औरत को दे दो ना, दो ना एक खाची और घर रे कह दो अगर महिला के फ्री में सामान मिले तो एगो के जगह पर दो ले लेगी। इन लोगों का गुण देखो ऐसा होता है, लड़कियों का गुण ना है कितनो माने साड़ी खरीदने जाएगी ढेर की माने साड़ी खरीद दिखा देगा दुकानदार, हई ले ली दीदिया, हई ले ली हई बहनी दिखा देगा, इतना माने ज्ञान देगा। कहाँ रखले वाला तो कुछ रखले वाला चल देगी, वो एक बार नहीं सोचेगी कि बेचारा इतना मेहनत करके उतारे कम से कम ये तो ले ली चल देगी। हमारा पसंद भाड़ में जाता है दुकान में, कहाँ रखले वाला है। आदमी जो पुरुष जाता है ना खरीदने के लिए, अगर बेचारा दो चार को लाद दिए ना तो लजा के अपना मन खरीदना पड़ता है, इतना दिखा दिया कम से कम ये तो ले ली। ओष्टिया वर्ग समझ में आ गया ना, प वर्ग हर्षव और दुर्घव जना का उच्चारण ओठ से होगा। इसके अलावा अनुनासिक में देखो जिस वर्ण का उच्चारण नाक से हो, जिस वर्ण का उच्चारण किससे हो नाक से हो, उसे हम क्या कहेंगे अनुनासिक वर्ण कहेंगे। समझ में ना, अनुनासिक। एक में क्या आएगा प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आएगा, पंचम यानी क ख ग घ में के अंग आएगा, च छ ज झ में के इ आएगा, ट ठ ड ढ में के क्या आएगा अ आएगा, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है ना वो सब अनुनासिक में आएगा। इसके अलावा अनुस्वार आएगा, जैसे मास्टर कंग होता है, अंग मास्टर कंग होता है। इसके अलावा चंद्र बिंदु वाला जो होगा ना वही सब आएगा। समझ में रहे, तो ये जो अनुनासिक समझ में आ गया आगे ना। अब इसका ट्रिक होता है जैसे कचट तप, कचट तप है कली इधर से केटीएम दो, केटीएम दो माने के से हो जाएगा कंठ, टी का मतलब होता है तालु, एम का मतलब होता है मुर्दा, डी का मतलब है दंत, ओ का मतलब ओष्ठ, ओष्ठ होता है। हाँ बोलो कचट तप केटीएम दो, याद रहेगा ना, कचट तप केटीएम दो, कचट तप को क से क याद रहेगा कचट तप केटीएम दो, बैठा लेगा आराम से ठीक ना। तो वर्ग वाला तो याद हो जाएगा, लेकिन इधरिया वाला तो याद करना पड़ेगा ना, ह और विसर्ग याद करना पड़ेगा। विसर्ग का मतलब समझता है आगवा दूगो बिंदु रहेगा इसको विसर्ग कहेंगे। जैसे अ विसर्ग आ गया तो अ जो हो गया कंठ से निकला, अ निकला कंठ से, नहीं समझ में आया। अच्छा इसके अलावा ह कुछ नहीं चला, सीधे कंठ से निकला ह अरे है। तो लड़का जब मान लो बोलना शुरू करता है तो पहले वो कंठ विकसित होता है, तो पहले कह कहेगा। तो लोग बोलते हैं कि पहले अक्षर माँ बोलता है, माँ कोई बोलेगा कहियो है, पहले अ ब ऐसे कहेगा ना। तो पहले स्वर को बोलना शुरू करता है लड़का, उसके बाद में मामा दादा सब करने लगता है। जैसे जैसे वो विकसित होता है तब उसे उसे बोलना शुरू करता है। समझ में है ना। अच्छा इसके अलावा ये तो मेन हो गया, अब दोनों को मिला मिला के बोलेगा। जैसे कंठ और तालु मिलाएगा, मैंने जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से होगा उसे हम क्या कहेंगे कंठ तालव्य, नाम है कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु। एक में कौन आएगा ए और ए आएगा, ए समझ में रहे। कंठस्थ्य, कंठस्थ्य यानी कंठ और ओठ, समझ में रहे। तो जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ से हो उसे हम क्या कहेंगे कंठस्थ्य। क्या कहेंगे, जैसे में ओ और ओ आएगा ही, एकरा में कंठों का सहायता है और ओठो दोनों के मिक्सचर से बन रहा है। कौन चीज माने दोनों के मिलने से ओ बुलाएगा। इसका उच्चारण कंठ और ओठ के मिलने से ओ बुलाएगा। समझ में आया। है दंतोष्ट्य दांत और ओठ,
तो जिस वर्ण का उच्चारण दांत और ओठ से हो उसे हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ्य वर्ण। जैसे में कौन आएगा? व आएगा। दंतोष्ठ्य वर्ण एगुड़े है व। समझ में ना? तो इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं कौन? अल प्राण और महाप्राण को देखते हैं। यानी अल प्राण और महाप्राण जो बटा गया है यह श्वास वायु के आधार पर, जैसे बोलते हैं तो सांस निकलता है ना, तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बटा गया है? 2 भागों में। यानी श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में, एक अल प्राण, एक क्या होता है? महाप्राण। समझ में आ रहा है ना? अल प्राण का मतलब जिसके उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास वायु की कम मात्रा लगे, यानी कम श्वास वायु लगता है, ठीक ना? जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की कम मात्रा लगे उसे हम क्या कहेंगे? अल प्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? एकरा में अल प्राण में कौन कौन आएगा? प्रत्येक वर्ण का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण। जैसे हम क वर्ण को लिखते हैं क ख ग घ अंग, हो गया ना? तो एकरा में जो होगा ना अल प्राण में, प्रत्येक वर्ण का, पहले हम क वर्ग लिए हैं, तो पहला, तीसरा और पंचम वर्ण। समझ में आ रहा है ना? अब अगर चौथा जगह लिखेंगे च, छ, ज, झ और इ, हो गया? तो एकरा में बताओ पहला, तीसरा, पांचवा। इसको उच्चारण में, इसके उच्चारण में श्वास वायु की कम मात्रा लगती है। समझ में है ना? इसके उच्चारण में श्वास वायु क्या लगती है? कम मात्रा लगती है, जिससे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण, प्राण मने सांसें निकल जाए, सब प्राण खत्म हो जाए, माने श्वास वायु की कम मात्रा लगेगा। जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की कम मात्रा लगे उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का कौन कौन आएगा? पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन आता है य, र, ल, व, 4 गो होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तो ये सब किस में आएगा? अल प्राण में आएगा। समझ में ना? समझ में रहे? अब बताओ, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक श्वास वायु की अधिक मात्रा लगे उसे महाप्राण कहते हैं। क्या कहेंगे? महाप्राण। जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की अधिक मात्रा लगे उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। तो महाप्राण में कौन आएगा? अब बताओ, है 5 गो में से 3 गो तो अल्प प्राण हो गया, तो बचा है 2 गो, ई का हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। एकरा में सभी क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। इसके अलावा मुधातु होता है, कौन सी? ऊष्मा व्यंजन होता है, तालाबी स, मूर्धनी स और दांती स और ह। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। अल प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। समझ में आया? ऊष्मा व्यंजन किस में आएगा? अल प्राण की महाप्राण में। ऊष्मा व्यंजन किस में आएगा? अल प्राण की महाप्राण। महाप्राण में ना आएगा। इसके बताओ तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किस में आएगा? तो ये अभी समझ में आ रहा है ना? घरे याद हो जाना चाहिए। मान लो एग्जाम में आएगा, पहले टेस्ट देना है, एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पहले टेस्ट देना है। तो टेस्ट में अगर मान लो बाटा में बाटा ला रहा है, पकड़ में नहीं लगेगा, तब हिंदी में बढ़िया नंबर आएगा। समझ में ना? हर सब्जेक्ट पर पकड़ बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। अल प्राण महाप्राण हो गया, घोष और अघोष। ठीक ना? स्टार देख के लिख दो, घोष और अघोष। इसको आगे पढ़ेंगे। कल संडे है तो कुछ क्या करें बताओ? लगा देते हैं। लगा दी।